हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th का चैप्टर 7 साम्यावस्था शुरू कर रहे हैं। आज हम नया चैप्टर है आपके लिए। तो चैप्टर का जैसे कि नाम ही है साम्यावस्था, है ना। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, साम्य और अवस्था, है ना। इंग्लिश में हम इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम या केमिकल इक्विलिब्रियम का आप लोगों ने नाम सुना होगा। साम्य अवस्था क्या चीज़ होती है? तो एक चीज़ तो एकदम क्लियर है कि साम्य यानी कि समान शब्द से मिलकर बना है ये। इस शब्द का अर्थ समझाने के लिए मैं आपको एक बहुत बढ़िया प्रयोग समझाती हूँ। आप इमेजिन करना कि हमारे पास में एक 10 लीटर की पानी की टंकी है ना। ये हमारे पास पानी की टंकी है जो कि 10 लीटर की है, ठीक है। और आपकी इस पानी की टंकी में यहाँ पे लगा हुआ है एक नल, ठीक है। ये नल है, इसको अपन इस तरह से बनाते हैं। और इस पानी की टंकी का जो जल का स्तर है वो इतना है, ठीक है। पानी की टंकी के अंदर ये जो जल है इसका लेवल इतना लगा हुआ है। अब होता क्या है कि जब नल आते हैं तो मोटर के माध्यम से एक पाइप यहाँ से आ रहा है ना। और इस पाइप के माध्यम से जो पानी है वो इस टंकी में प्रवेश करता है, ठीक है। अब ये पानी कहीं से भी आ रहा है, इससे हमको लेना देना नहीं है। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो साम्य अवस्था समझना है। तो यहाँ पर दो बातों का ध्यान रखना कि जो पानी का स्तर है वो यहाँ तक, ये पानी का लेवल है। अब क्या होता है कि एक तरफ से तो पानी इस टंकी में प्रवेश कर रहा है और दूसरी तरफ इस नल को हमने चालू कर दिया है, तो जो पानी है वो यहाँ से बाहर भी निकल रहा है ना। हमने एक बर्तन लगा दिया, मान लीजिए एक बाल्टी लगा दी, और यहाँ पर ये पानी को ग्रहण किया जा रहा है, ठीक है। अब साम्य अवस्था का इस उदाहरण से क्या संबंध है? तो यहाँ पर संबंध ये है कि जिस गति से पानी इस टंकी में प्रवेश कर रहा है, 10 लीटर की पानी की टंकी मान लीजिए, और इसके अंदर पानी ऊपर से प्रवेश कर रहा है और उसी गति से पानी टंकी से बाहर निकल रहा है। यानी पानी का अंदर जाना और पानी का बाहर आना, इन दोनों प्रक्रियाओं की जो गति है वो बिल्कुल समान है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर दो विपरीत क्रियाएं एक साथ एक समान गति से संपन्न हो रही है ना। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो विपरीत दिशा में भी संपन्न होती हैं, उन अभिक्रियाओं को हम लोग कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। याद रखना कि जो उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती है ना, उसमें ऐसा वाला चिन्ह होता है कि ए को बी में बदला जाता है, बी को फिर से ए में बदल दिया जाता है। इसका अर्थ हुआ कि ये भी उत्क्रमणीय प्रक्रिया है। अभिक्रिया की गति, पानी के आने की गति और पानी के बाहर निकलने की गति बिल्कुल इक्वल है। तो हम कहेंगे कि जो पानी के जल का स्तर है वो कैसा रहेगा? बिल्कुल स्थिर रहेगा। आप अगर यहाँ पर नज़र रखेंगे तो आपको दिखेगा कि पानी का जो तल है वो बिल्कुल बराबर है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या स्थापित हो चुकी है? साम्य अवस्था। लेकिन इसका मतलब ये है क्या कि कोई क्रिया नहीं हो रही? नहीं, ऐसा नहीं है। पानी का अंदर आना और पानी के बाहर निकलना, दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती हैं। यदि हम यहाँ पे साम्य अवस्था स्थापित हो चुकी है, यदि हम साम्य अवस्था को भंग कर दें, साम्य अवस्था को भंग करने का मतलब क्या हुआ कि दोनों में से किसी भी एक नल की गति को चेंज कर दें। मान लीजिए कि हमने क्या करा, इसके प्रेशर को बहुत तेज कर दिया, एकदम बढ़ा दिया, है ना, और पानी के निकलने की गति को उसी तरह रहने दिया, तो क्या होगा? पानी का लेवल बढ़ जाएगा। या उल्टा सोचो कि पानी के आने की गति तो नॉर्मल है लेकिन निकलने की गति को बहुत तेज कर दिया, तो क्या होगा? जो लेवल है पानी का वो घट जाएगा, अब जल स्तर इतना हो जाएगा। या उल्टा कह लो कि पानी का आने का जो स्पीड है उसको कम कर दो। तो दोनों ही कंडीशंस में अगर हम इसकी गति में परिवर्तन करते हैं तो हमारी साम्य अवस्था भंग हो जाती है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इसमें, ली शातलिए का नियम। साम्य अवस्था कैसे नष्ट होती है उसी के संबंध में ये नियम है। तो अभी तो हमको ये समझना है कि साम्य अवस्था क्या है। तो मुझे लगता है आपको ये उदाहरण अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो साम्य अवस्था की परिभाषा है कि किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया में जब अभिकारक और उत्पाद दोनों के बनने की जो गति होती है वो बिल्कुल बराबर होती है। या ये कह लो कि ये वाला जो तीर का चिन्ह होता है इसको हम कहते हैं अग्रगामी अभिक्रिया, है ना। और जो ये वाला चिन्ह है इसको हम क्या कहते हैं? पश्चगामी अभिक्रिया, या पश्चगामी को हम लोग प्रतीप अभिक्रिया भी कहते हैं। बैकवर्ड रिएक्शन और फॉरवर्ड रिएक्शन, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अग्रगामी और प्रतीप रासायनिक अभिक्रियाओं की गति बिल्कुल बराबर होती है, वहाँ पर साम्य स्थापित होता है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बर्फ का
जल में बदलना। बर्फ अपने आप इसकी तरह भी एक और चित्र के माध्यम से हम इस उदाहरण को समझते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक बीकर है और इस बीकर में बिल्कुल ठंडा पानी है, चिल्ड वाटर, है ना, और इस ठंडे पानी के साथ साथ हमने कुछ आइस क्यूब्स भी डाल दिए हैं, बर्फ के टुकड़े इसके अंदर हमने डाले हुए हैं। तो क्या होगा, यहाँ पर बर्फ जल में और जल बर्फ में कन्वर्ट होता हुआ नजर आएगा। मतलब जो बर्फ है वो तो पिघलकर द्रव में चेंज हो रहा है और जो द्रव है वो ठोस अवस्था में परिवर्तित होकर बर्फ में परिवर्तित हो रहा है। और यहाँ पर हमको लगता है कि कुछ भी तो नहीं हो रहा है, केवल हमको यहाँ पर पानी के बुलबुले और कुछ हलचल नजर आती है, लेकिन वास्तव में यहाँ पर साम्य स्थापित हो चुका है कि बर्फ का जल में और जल का बर्फ में परिवर्तन। तो साम्य अवस्था क्या चीज़ होती है? एक और बात याद रखना कि साम्य अवस्था तब स्थापित होती है जिनमें दोनों अभिक्रियाओं की दर समान हो और दोनों अभिक्रियाएं चलती रहती हैं। और साम्य अवस्था की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? गतिक। याद रखना, साम्य अवस्था की प्रकृति गतिक यानी कि गतिशील होती है। और साम्य अवस्था पर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया रुकती नहीं है, कंटिन्यूअसली चलती जाती है। अगर अभिक्रिया रुक गई मतलब साम्य खत्म हो गया, है ना। तो ये एक छोटा सा प्रश्न पूछते हैं कि साम्य अवस्था किसे कहते हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न आता है या इसी से संबंधित प्रश्न है कि साम्य अवस्थाओं की विशेषताएं लिखिए। साम्य अवस्थाओं की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी होती है? तो ये जो हमने अभी एग्जाम्पल समझा इसी से संबंधित साम्य अवस्था की विशेषताएं होंगी। सबसे पहले बताया गया है कि साम्य अवस्था हमेशा कहाँ पर लागू होती है? साम्य अवस्था उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं पर लागू होती है। जितनी भी उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं हैं वो साम्य स्थापित करती है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में ऐसा कभी भी नहीं होता है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया फॉर एग्जांपल कि जैसे कि गर्म चाय रखी है ना, गर्म चाय अपने आप मतलब गर्म पदार्थ अपने आप ठंडा हो जाता है, लेकिन ठंडा पदार्थ क्या अपने आप गर्म हो जाता है? बिल्कुल नहीं, उसके लिए हमको उसे टेम्परेचर देना होता है। और ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया हमेशा वन डायरेक्शनल होती है, एक ही दिशा में होती है। तो पहली बात कि जो साम्य अवस्था होती है वो उसकी विशेषताओं में पहली बात है कि साम्य अवस्था सदैव उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं पर लागू होती हैं। साम्य अवस्थाएं हमेशा उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं पर लागू होती है। दूसरी बात, साम्य अवस्था में अग्रगामी और पश्चगामी अभिक्रियाओं की दर, अग्रगामी और पश्चगामी अभिक्रियाओं की दर समान होती है। अग्रगामी और पश्चगामी अभिक्रियाओं की दर का क्या तात्पर्य है? यानी कि लगने वाला समय, दर का मतलब होता है समय, कि जितनी देर में अग्रगामी अभिक्रिया होगी उतनी ही देर में पश्चगामी अभिक्रिया भी संपन्न होगी, तभी तो साम्य स्थापित होता है। तो अग्रगामी और पश्चगामी अभिक्रिया जो होती है उनकी दर सदैव समान होती है। और इसके लिए अपन एक अक्षर भी प्रयोग कर सकते हैं। अग्रगामी को बोलते हैं RF, अग्रगामी अभिक्रिया की दर। F मीन्स फॉरवर्ड रिएक्शन, R मतलब रेट ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया की दर को इंग्लिश में कहा जाता है रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। लेकिन फॉरवर्ड होने के कारण अग्रगामी अभिक्रिया की दर, देखो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, अग्रगामी अभिक्रिया की दर बराबर पश्चगामी अभिक्रिया की दर, है ना। तो क्या हो जाएगा? RF बराबर RB, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू बैकवर्ड रिएक्शन। ये दोनों समीकरण हमेशा साथ साथ चलते हैं। अगली बात, अगला पॉइंट आता है कि साम्य अवस्था अगर किसी अभिक्रिया में संपन्न हो रही है और यदि वहाँ पर उत्प्रेरक हैं तो उत्प्रेरक कभी भी साम्य अवस्था को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, को प्रभावित नहीं करते हैं। यानी उत्प्रेरकों के कारण साम्य अवस्था पर कोई असर नहीं आता। ऐसा नहीं कि अभिक्रिया तेज हो जाएगी या स्लो हो जाएगी, साम्य अवस्था को उत्प्रेरक बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करते। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है अमोनिया बनाने की हैबर विधि। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की क्रिया से बन जाता है अमोनिया, है ना। 12th क्लास में भी इसको डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो नाइट्रोजन 1 आयतन, हाइड्रोजन 3 आयतन और 2 आयतन अमोनिया गैस बनती है। और इस क्रिया में आप सभी जानते हैं कि Fe चूर्ण उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो यहाँ पर Fe चूर्ण की मात्रा उसके टाइम लिमिट को या उसकी साम्य अवस्था को कभी भी डिस्टर्ब या प्रभावित नहीं करती है
है ना। फिर एक और बात कि साम्य अवस्था पर अभिक्रिया कभी भी रुकती नहीं है, साम्यावस्था पर अभिक्रिया रुकती नहीं है ना। इसका मतलब साम्य अवस्था पर रासायनिक अभिक्रिया सदैव चलती रहती है। इसीलिए तो मैंने एक शब्द यूज किया था कि साम्य अवस्था की, आप 5वां पॉइंट लिख सकते हो कि साम्य अवस्था की प्रकृति कैसी होती है, गतिक। सदैव साम्य अवस्था पर रासायनिक अभिक्रिया कंटिन्यूअसली चलती रहती है। तो ये हो गए कुछ हमारे साम्य अवस्था से संबंधित प्रश्न अग्रगामी और पश्चगामी अभिक्रिया के आधार पर। एक पॉइंट हम बता सकते हैं और छठा कि ताप, दाब और सांद्रण, इन तीनों में यदि परिवर्तन कर दें, ताप यानी टेम्परेचर, रासायनिक अभिक्रिया का ताप जो भी होता है पर्टिकुलर, अगर उससे हमने कम या ज़्यादा कर दिया या प्रेशर को कम ज़्यादा कर दिया, या सांद्रण यानी अभिकारक की मात्रा को यदि हमने कम या ज़्यादा कर दिया, तो ताप, दाब, सांद्रण में परिवर्तन करने पर, कुछ भी परिवर्तन करने पर साम्य अवस्था को नष्ट किया जा सकता है, साम्य अवस्था को बदला जा सकता है या भंग किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो हमने 6 पॉइंट्स लिखे हैं, यही साम्य अवस्था के गुण या विशेषताएं हैं। या मान लीजिए ऐसा प्रश्न आता है कि साम्य अवस्था किसे कहते हैं, तो आप इनको ही मिक्स करके इनका आंसर कंप्लीटली बना सकते हैं, है ना। अभी जो साम्य अवस्था वाला जो हमने टॉपिक पढ़ा, वो इसीलिए पढ़ा कि इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। और जब हम लोग द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम पढ़ेंगे तो उसके बाद केपी और केसी में संबंध, ये इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चंस हैं, जिसे हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। हम लोग शुरू करते हैं द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम को सक्रिय मात्रा का नियम भी कहते हैं, है ना। हमारा प्रश्न है द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम को समझाइए, या इसका एक और नाम क्या है, सक्रिय मात्रा का नियम। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद अच्छे से आप लोग इसको रिपीट करके भी समझ सकते हैं। तो द्रव्यानुपाती का क्रिया का जो नियम है वो सन 1867 में गुल्डबर्ग और वागे नाम के वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। और क्या था ये नियम? ये नियम था कि स्थिर ताप पर किसी पदार्थ के क्रिया करने की जो दर होती है, ताप हमेशा स्थिर होना चाहिए, स्थिर ताप पर किसी पदार्थ के, कोई भी पदार्थ यानी अभिकारक कुछ भी ले लो, पदार्थ के क्रिया करने की दर, दर मतलब कि लगने वाला समय, स्थिर ताप पर किसी पदार्थ के क्रिया करने की दर उसके अभिकारकों की सक्रिय मात्रा के गुणनफल के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है ना। ये तो पूरा नियम लिख दिया मैंने, लेकिन इसको समझने के लिए हमें इसे थोड़ा सा शॉर्ट करना पड़ेगा कि स्थिर ताप पर, तापमान एक जैसा होना चाहिए, किसी पदार्थ के क्रिया करने की जो दर यानी कि समय या टाइम लिमिट जो होती है वो उसके अभिकारकों की सक्रिय मात्रा के गुणनफल के समानुपाती होती है। सक्रिय मात्रा का क्या मतलब होता है? तो यहाँ पे हम सीधा सीधा लिखते हैं कि जो अभिकारक होते हैं, है ना, अभिक्रिया की दर किसके समानुपाती होती है? अभिकारकों के समानुपाती। लेकिन अगर मान लीजिए अभिकारक एक से ज्यादा है तो अभिकारकों के गुणनफल, अभिकारकों की सक्रिय मात्रा के गुणनफल के समानुपाती होती है। अब इसको और ज्यादा क्लियर करने के लिए हमें एक समीकरण लेना होगा। तो लिखते हैं माना कि एक रासायनिक कोई अभिक्रिया है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, A + B = बना C + D, है ना। A + B = C + D। A और B क्या है यहाँ पे? अभिकारक, और C और D क्या है यहाँ पर? उत्पाद। लेकिन अगर आप अग्रगामी अभिक्रिया की बात करोगे तब ये दोनों अभिकारक हैं और ये उत्पाद है, लेकिन पश्चगामी अभिक्रिया की बात करेंगे तब ये अभिकारक हो जाएगा और वो उत्पाद कहलाएगा। तो माना कि A और B और C एक अभिकारक है और ये पूरी कंप्लीट रासायनिक अभिक्रिया है, तो पहले अपन अग्रगामी अभिक्रिया की बात करते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे कि अग्रगामी
अग्रगामी अभिक्रिया की दर, अग्रगामी अभिक्रिया की दर समानुपाती है। किसके समानुपाती होती है? अग्रगामी अभिक्रिया में अभिकारक कौन है? अग्रगामी अभिक्रिया की दर इज प्रोपोर्शनल टू अभिकारक की सक्रिय मात्रा का गुणनफल। तो अग्रगामी अभिक्रिया में अभिकारक कौन है? ए और बी, तो उनका गुणनफल मतलब कि ए इंटू बी। अग्रगामी अभिक्रिया की दर को किस अक्षर से शो करते हैं? हमने अभी विशेषताओं में पढ़ा, आर एफ इज प्रोपोर्शनल टू ए इंटू बी। और आप सभी को पता है कि समानुपाती का जब हम लोग चिन्ह हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है के, है ना। लेकिन यहाँ पे क्योंकि दो बार कांस्टेंट आने वाले हैं इसलिए यहाँ पे हम इसको लिखते हैं के एफ ए इंटू बी, है ना। इसको हम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब आगे की बात करते हैं। तो अग्रगामी अभिक्रिया की बात थी, अब हम लोग लिखते हैं प्रतीप यानी पश्चगामी प्रतीप अभिक्रिया की दर समानुपाती किसके? सी और डी के, है ना। तो प्रतीप अभिक्रिया की दर को किस अक्षर से हम लोग शो करते हैं? बैकवर्ड, है ना। तो इसको हम लोग लिखेंगे आर बी इज प्रोपोर्शनल टू सी इंटू डी, और समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो आर बी बराबर के बी सी इंटू डी। अब ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। यहाँ पे बी और यहाँ पे एफ क्यों लिया? क्योंकि कांस्टेंट जब सिर्फ एक बार आता है, जैसे हम लोगों ने 5वें चैप्टर में पढ़ा है कि भाई पीवी क्या लिखते हैं हम लोग, टी इज प्रोपोर्शनल टू, मान लो वी है तो हम लोग टी बराबर के इंटू वी लिखते हैं, क्योंकि एक ही बार नियतांक आने वाला है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि 2 बार नियतांक का यूज़ किया जा रहा है इसलिए के एफ और आर एफ का यूज़ किया है। अब साम्य अवस्था की विशेषताओं में हम लोगों ने लिखा कि जितनी भी उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनमें अग्रगामी और पश्चगामी अभिक्रियाओं की दर सदैव समान होती है। तो आगे हम एक बात लिखेंगे कि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं हम? कि अग्रगामी अभिक्रिया की दर बराबर पश्चगामी अभिक्रिया की दर, पश्चगामी मतलब अप्रतीप अभिक्रिया की दर, है ना। तो अग्रगामी अभिक्रिया की दर के लिए क्या अक्षर यूज करते हैं हम लोग? आर एफ बराबर पश्चगामी के लिए क्या यूज करते हैं? आर बी। अब हम जानते हैं कि भैया आर एफ का मान तो ये रखा, ये देखिए आर एफ के स्थान पे लिखते हैं के एफ ए इंटू बी, और आर बी के स्थान पे क्या लिखते हैं, है ना, सी इंटू डी, तो मान रख देते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपन समीकरण 1 व 2 से आर एफ के स्थान पे आप लोग क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे के एफ ए इंटू बी, और बराबर आर बी के स्थान पे आप लोग क्या लिखोगे? के बी सी इंटू डी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को भी। आर एफ के स्थान पे हमने ये वाला मान रखा, आर बी के स्थान पे ये मान रखा। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि त्रिक गुणा करते हैं। इस के बी को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा के एफ बटे के बी बराबर के एफ बटे के बी, ये यहाँ आया, है ना, और ये ए बी बटे में चला जाएगा। तो आगे क्या बन जाएगा? ये इसको लिखा जाएगा सी इंटू डी और ए इंटू बी, है ना। ये स्टेप अच्छे से समझ में आ गई। त्रिक गुणा होने पर ये प्रॉब्लम, ये चीज़ क्लियर हुई है। अब यहाँ पे साइड में हम लोग लिखते हैं कि चूंकि हमको एक चीज़ और पता है, क्या पता है? कि के एफ बटे के बी का मान के सी के बराबर होता है। के एफ और के बी का मान के सी के बराबर होता है, और के सी क्या होता है? सांद्रण, साम्य अवस्था पर सांद्रण। तो इसके स्थान पे आप लिख सकते हो के सी बराबर क्या आ जाएगा? सी इंटू डी और ए इंटू बी, है ना। तो ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट, ठीक है। ये समीकरण नंबर हम इसको दे देते हैं 3। अब इसको अपन आगे और हल करेंगे। पहले तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि द्रव्यानुपातिक क्रिया के नियम के बाद जो केपी और केसी में संबंध वाला प्रश्न है, देखो केसी का मान ये ऐसा होता है, और उसके अलावा और भी आगे जितने भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, विलयता गुणनफल या पीएच मान के जितने भी सवाल होंगे, उसमें ये मुख्य चीज़ है। इतना आप अच्छे से समझ लीजिए, फिर से वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि समीकरण नंबर 3 के आगे हम लोग फिर से स्टार्ट करने वाले हैं अभी, क्योंकि प्रश्न पूरा नहीं हुआ है। तो यहाँ पर केसी को क्या कहते हैं? केसी होता है आपका साम्य स्थिरांक, है ना। केसी का मतलब क्या है? ये है साम्य स्थिरांक, साम्य अवस्था स्थिरांक इसको हम मानते हैं। यह अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, केवल प्रकृति पर डिपेंड करता है। अब आगे एक और सेम चीज़ को फॉलो करते हुए एक नया समीकरण लेते हैं कि माना कि एक और रासायनिक अभिक्रिया इस प्रकार है, N1A प्लस N2B इज इक्वल टू M1C प्लस M2D।
है ना। इसके आगे हमको लिखना है कि जहाँ Kc साम्यावस्था स्थिरांक है, इसका मान ताप और दाब पर निर्भर नहीं करता बल्कि प्रकृति पर निर्भर करता है। अब आगे लिखते हैं कि माना कि एक और रासायनिक अभिक्रिया यह है। अब इस रासायनिक अभिक्रिया पर द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम अगर लागू करेंगे तो फिर से पूरी वही कहानी न लगाते हुए डायरेक्ट ये वाला स्टेप ले लेते हैं, है ना। तो अब अपन यहाँ पे लिखते हैं द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से, द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम लगाओगे तो क्या आ जाएगा, डायरेक्ट Kc बराबर ऊपर क्या है देखो CD। पहले मैं आपको उससे रिलेशन बता रही हूँ इसका, इसलिए हमने पहले पुराने वाले स्टाइल में लिखा, ठीक है ना। Kc बराबर CD अपॉन AB, देखो CD अपॉन AB, लेकिन N1 N2 और M1 M2 क्या है, उनके अणुओं की संख्या है, तो उसको हमेशा घात के रूप में लिखते हैं। M1 इसकी घात M2, इसकी घात N1 और इसकी घात N2, ठीक है। ये स्टेप अच्छे से समझ में आ गई। इसको देते हैं समीकरण नंबर 4। अब आगे एक बात बताई गई है कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया द्रव या विलयन अवस्था में होती है तब तो उसको सांद्रण के पदों पे लिख सकते हैं, है ना। Kc का प्रयोग तब करते हैं जब कोई रासायनिक अभिक्रिया द्रव अवस्था में या विलयन अवस्था में हो रही हो। लेकिन अगर यही रासायनिक अभिक्रिया अगर गैसीय अवस्था में होती है तो वहां पर Kc के स्थान पर आंशिक दाब स्थिरांक Kp का प्रयोग करते हैं। यदि अभिक्रिया द्रव या विलयन अवस्था में हो तब तो ये प्रश्न यहीं पे खत्म हो गया, परंतु यदि आपके अभिकारक और उत्पाद यदि गैसीय अवस्था में होते हैं तब हमको उसे आंशिक दाब स्थिरांक Kp के पदों में व्यक्त करना पड़ता है और इन सबके आगे P का गुणा भी कर दिया जाता है। तो आंशिक दाब स्थिरांक Kp के पदों में व्यक्त करने पर और सभी राशियों के आगे P का गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा देखना। हाँ, अपन फिर से लिखते हैं Cm1 इंटू DM2 और यहाँ पे N1 इंटू BN2 और इन सब के आगे आपको P का मल्टीप्लाई करना है, तभी तो हमको समझ में आएगा कि ये क्या है, दाब या गैसीय अवस्था में होने वाली अभिक्रिया, जहाँ पे Kp क्या होता है, Kp को हम लोग बोलते हैं आंशिक दाब स्थिरांक। ये है आपका समीकरण नंबर 5 और यहीं पर ये प्रश्न पूरा हुआ, है ना। आपको यहाँ पे क्लियर करना है कि जहाँ P जो है वो दाब है ना, Kp क्या है, आंशिक दाब स्थिरांक है, C और D उत्पाद है, A और B अभिकारक है और M1 M2 और N1 N2 उसके अणुओं की संख्या है। तो ये प्रश्न क्लियर हो गया, अच्छी तरह से समझ में भी आ गया होगा। अब यहीं से हम लोग शुरू कर देते हैं। अगला प्रश्न हमारा Kp और Kc में संबंध बताइए। तो अब हम लोग शुरू करते हैं, Kp तथा Kc में संबंध लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव के रूप में भी आ सकता है और व्यंजक के रूप में भी आ सकता है। Kp तथा Kc में संबंध लिखिए, है ना, ये प्रश्न है। तो Kp और Kc के संबंध को समझने के लिए इसके पहले वाला जो प्रश्न है द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम, उसे हमें बहुत अच्छे से समझना होगा, तब जाकर उस प्रश्न से संबंधित ये पूरा उत्तर है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि हम जानते हैं कि एक सामान्य रासायनिक अभिक्रिया, माना कि एक सामान्य रासायनिक अभिक्रिया ये है ना, वही जो अभी हमने 2 मिनट पहले लिखी थी, है ना, M1C और M2D। माना कि एक रासायनिक अभिक्रिया इस प्रकार है, ठीक है। अब आगे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम के अनुसार अभिकारक और उत्पाद जो होते हैं उनको मोलर सांद्रण C के रूप में व्यक्त करने पर, अभिकारक और उत्पाद मान लो दोनों विलयन अवस्था में हैं तो उसको Kc के पदों में लिखेंगे और जब Kc के पदों में लिखेंगे तो इन सबके आगे मोलर सांद्रण C का गुणा करने पर पूरी बात लिखना है कि द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम अनुसार इस समीकरण को हम हल करेंगे और अभिकारक और उत्पाद के आगे मोलर सांद्रण का गुणा करेंगे। तो आगे हम लिखेंगे Kc बराबर, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम क्या है, Cm1 इंटू DM2, है ना, ऐसे ही पढ़ा था ना हमने अभी 2 मिनट पहले, An1 इंटू Bn2। अब मोलर सांद्रण के पदों में क्योंकि व्यक्त किया जा रहा है तो इन सबके आगे C का गुणा कर दो, ठीक है। इन सब के आगे हमने C का गुणा कर दिया, इसको दे देते हैं हम लोग समीकरण नंबर 1। क्लियर। इसके बाद में यहाँ पे ये भी बताना है कि ये साम्य स्थिरांक Kc है। अब मान लीजिए कि अभिकारक और उत्पाद जो है वो गैसीय अवस्था में है, तो जब ये गैसीय अवस्था में होते हैं तब इसको किसके पदों में व्यक्त करना होता है, तब इसे आंशिक दाब समीकरण के रूप में व्यक्त करते हैं, आंशिक दाब स्थिरांक के रूप में व्यक्त करते हैं। और हम लोग इसको किस तरह से लिख देते हैं, देखो PCm1 PDN2 PAN1 और PBN2। ये कब की बात है, जब हम लोग इसको
आंशिक दाब स्थिरांक के रूप में व्यक्त करते हैं। और पहला वाला जो स्टेप है वो द्रव अवस्था में मोलर सांद्रण के रूप में व्यक्त किया जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोगों ने 5वें चैप्टर में PV बराबर nRT के बारे में पढ़ा है ना। हम यहाँ पे बताएंगे कि हम जानते हैं कि आदर्श गैस समीकरण, है ना, हम जानते हैं कि आदर्श गैस समीकरण क्या होती है। चैप्टर 5 में दिया है आदर्श गैस समीकरण PV बराबर nRT होती है। आदर्श गैस समीकरण PV बराबर nRT। अब इसको अपन हल करते हैं। PV बराबर nRT, इस n को इधर ले आओ तो P या इस V को उधर ले जाते हैं, P बराबर n/V RT, ठीक है। और यहाँ साइड में हम लिखेंगे कि हमको पता है कि n/V का मान C होता है ना। तो n/V के स्थान पे आप CRT भी लिख सकते हो। तो P बराबर n/C के स्थान पे CRT, इसको दे दो आप समीकरण नंबर 3। अब यहाँ पे क्या करना है आपको कि समीकरण 2 में जहाँ जहाँ P लिखा है वहाँ पे आपको CRT लिखना है, ठीक है। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, समीकरण 2 व 3 से, है ना। यहाँ पे हमको बताना होगा समीकरण 2 व 3 से। समीकरण 2 में जहाँ जहाँ पर P है वहाँ पे हमको CRT लिखना है ना। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए समीकरण 2 क्या है, KP बराबर P के स्थान पे CRT और क्या लिखना है हमको AN1, है ना, सॉरी A नहीं है, CM1, है ना, फिर CRT DM2, फिर इस पूरे के बटे में CRT AN1 और CRT BN2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। हमने क्या किया कि P के स्थान पर ये सारे मान रख दिए। अब क्या होता है कि इनमें से RT को अगर अपन हटा दें, इन सबको कॉमन मिला के अलग कर दें तो फिर क्या बचेगा, तो ये बचेगा KP बराबर, एक स्टेप और आ जाएगा यहाँ पे कि CM1 CDM2 CAN1 और CBN2। और RT क्योंकि स्थिरांक है, R भी नियतांक होता है, गैस नियतांक बोलते हैं, T परम ताप होता है, तो इसलिए इसको हमने अलग किया। अब देखो जरा यहाँ पे ध्यान से, ये पूरा मान किसके बराबर दिख रहा है आपको, ये देखो जरा, इसको अपन देते हैं समीकरण नंबर 4, ठीक है, समीकरण नंबर 4। तो समीकरण नंबर 4 और समीकरण 1 को ध्यान से देखिए, ये पूरा मान किसके बराबर है, KC के बराबर है। तो अब अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि समीकरण 1 व 4 से तो आप लिख सकते हो कि KP बराबर KP और इस पूरे के बराबर क्या लिख सकते हो, KC। अब ये जो RT है, इस RT की घात आ जाएगी डेल्टा N, है ना। यही है संबंध KP और KC में। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा यार ये डेल्टा N कहाँ से आ गया, तो डेल्टा N के लिए अलग से मैं आपको बताती हूँ कि डेल्टा N का मान क्या होता है। देखिए गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो डेल्टा N का मतलब ये है कि ऊपर क्या है घात के रूप में M1 प्लस M2, है ना, और नीचे क्या है N1 प्लस N2। लेकिन नीचे की चीज़ अगर ऊपर आएगी तो बटे में मतलब माइनस का चिन्ह आ जाएगा, तो N1 प्लस N2 और इस पूरी की वैल्यू होती है डेल्टा N के बराबर। यानी जो घाते हैं ना M1 प्लस M2 माइनस N1 प्लस N2, इस पूरे का जो हल है वो डेल्टा N आता है। तो जो KP KC में संबंध है उसका लास्ट स्टेप आएगा KP बराबर KC RT की घात डेल्टा N। अब इन सबको हम लोग क्लियर करके लिखेंगे कि जहाँ KP क्या है, KP का नाम क्या है भाई, इसको हम लोग बोलते हैं आंशिक दाब स्थिरांक, आंशिक दाब नियतांक या दाब स्थिरांक, आंशिक दाब स्थिरांक, है ना। फिर KC क्या है, KC को हम लोग बोलते हैं मोलर सांद्रण या मोलर सांद्रण पर साम्य स्थिरांक, मोलर सांद्रण पर साम्य स्थिरांक, साम्यावस्था स्थिरांक भी आप लोग इसको लिख सकते हो। देखिए साम्य स्थिरांक दो हैं, कौन कौन से, KP और KC भी है। वो आंशिक दाब पर साम्य स्थिरांक है, ये मोलर सांद्रता पर साम्य स्थिरांक है। R का मतलब क्या होता है, सभी को पता है, R मतलब होता है गैस नियतांक या गैस स्थिरांक, है ना। T क्या चीज़ है, T है परम ताप, ठीक है। और डेल्टा N क्या है, डेल्टा N का मतलब होता है कि M1 और M2 तथा N1 और N2 की घातों का
अंतर, ठीक है। तो इस तरह से पूरा हुआ। एक और चीज़ इसमें पूछते हैं केपी, ये जो पूरे स्टेप्स हैं, है ना, मतलब 1 2 3 4 5 6 स्टेप में पूरा आंसर कंप्लीट होता है। एक चीज़ और पूछी जाती है, केपी और केसी की इकाई लिखिए, 1 नंबर में पूछते हैं। तो अब आप इस पूरे प्रश्न को एक बार फिर से वीडियो रिपीट करके देखिए, आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। एक और लास्ट बात और हमको यहाँ पे नोट करनी है, 1 नंबर में कभी आ जाए, कि केपी की इकाई लिखिए, केपी की इकाई, और इसी प्रकार केसी की इकाई, इन दोनों की इकाई 1 नंबर में पूछी जा सकती है ना। तो केपी की इकाई बताई गई है वायुमंडलीय दाब की घात डेल्टा एन, वायुमंडलीय दाब की घात डेल्टा एन, और जो केसी है मोलर सांद्रण, उसकी इकाई बताई गई है मोल प्रति लीटर की घात डेल्टा एन। तो ये दोनों स्टेप्स भी आप लोगों को याद करना है। तो आज के वीडियो में हमने 4 बातें पढ़ी, साम्यावस्था किसे कहते हैं, साम्यावस्था की विशेषताएं, साथ ही द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम और केपी तथा केसी में संबंध। इन चारों प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए।